हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके जो 4 पार्ट हैं वो चैनल पर जा चुके हैं, लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका जो है पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे जो पिछले पार्ट में हमने देखा कि औरतों का भी क्या जो है, औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया या नहीं किया इसमें, तो क्या क्या उनकी लाइफ में सुधार आया। और अब जो ये लास्ट पार्ट है इसका, इसमें हम देखेंगे कि द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की क्या था, ये आंदोलन कैसे रहा और उससे जो है लोगों के जीवन पर किस तरीके का बदलाव आया और वहाँ की जो एवरीडे लाइफ थी, ठीक है, डेली लाइफ जो थी वहाँ की, वो किस तरीके से प्रभावित हुई या नहीं हुई, देखते हैं इसको। चलिए शुरू कर लेते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर? क्या जो ये राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, क्या ये लोगों के कपड़ों को चेंज कर सकती है? मतलब जो उनका रहन सहन है, जो उनका पहनावा है, क्या वो सब इससे बदल सकता है? द लैंग्वेज दे स्पीक, भाषा जो वो बोलते हैं, और द बुक्स दे रीड, और वो जो किताबें वो जो पढ़ते हैं, तो क्या ये सब बदला जा सकता है? तो द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन। तो ऐसे ही एक ईयर था 1789 जिसमें कि फ्रांस ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो थे देखे, जो जिससे कि लोगों के जीवन में क्या क्या चेंज आया नहीं आया, और ये पता चला। वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स लुक टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू द एवरीडे प्रैक्टिस। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने जो था इसके लिए एक लॉ पास किया जिसमें था कि लिबर्टी और इक्वलिटी जो है सबको बराबर की मिलनी चाहिए, सबको जो ये हमारी जो एवरीडे प्रैक्टिस है इसमें लाना चाहिए, अपनी लिबर्टी और इक्वलिटी को हम साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू द इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो एक ऐसा ही एक जो है इम्पोर्टेंट लॉ आया, कब आया? जब बेस्टाइल में, ठीक है, बेस्टाइल में एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट लॉ पारित किया गया, किसके खिलाफ? सेंसरशिप के खिलाफ। ठीक है, तो एबोलिशन, सेंसरशिप जो थी वो खत्म कर दी गई। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, पुराने हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना भी रिटन मटेरियल था या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर प्लेस, कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो ये सब जब छपते थे पहले, जब पब्लिश किए जाते थे, तो ये तब किए जाते थे जब इनको छापा तब जाता था, जैसे कोई किताबें हुई, न्यूज़पेपर, मैगजीन या कुछ भी होता था, तब जब वहाँ के राजा का ऑर्डर हो। मगर अगर, क्योंकि अगर वहाँ का राजा इस सेंसस को पास कर देगा, सेंसस ऑफ द किंग, जो उसका वहाँ का सेंसस का राजा होगा, अगर वो पास करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ छपनी चाहिए, तो वो चीज़ छपती थी, नहीं तो नहीं छपती थी। लेकिन क्या था, बाद में जो है इस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद में जब ये डिक्लेरेशन आया, तो इसमें क्या था? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जितने भी आदमी और नागरिक हैं वहाँ के, उनके जो राइट्स हैं, और इसमें क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि उसमें बोलने की स्वतंत्रता थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, ये सब एक नेचुरल राइट थे। तो न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो इससे क्या हुआ, जब ये सेंसरशिप खत्म कर दी गई, तो न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स, एक तरीके से फ्रांस के कस्बों में जगह जगह बुरी तरीके से कंट्री साइड में, आसपास के इलाकों में सब जगह फैल गई, क्योंकि जब छपती थी तो सब जगह ये फैल गई। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो इससे क्या हुआ था, जब ये जगह जगह छपने लगी तो लोग इसको आसानी से पढ़ने लगे, और पढ़ने लगे तो लोगों को फ़ायदा भी हुआ इस चीज़ का, कि भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इससे क्या हुआ था, लोगों के व्यूज़ भी पता चले। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। हाँ, तो इससे क्या था, अपोजिंग व्यूज पता चले लोगों के जितने भी हैं। जैसे कि कोई कह रहा है कि पर्शिया पर हमला क्यों किया, या पर्शिया और वो जो दूसरा आया था ऑर्शिया, तो वो आपस में क्यों मिल गए, फ्रांस ने उन पर हमला क्यों किया, या फिर फ्रांस के राजा को क्यों मारा गया, सही था या गलत था। तो लोग जो थे वो अपने अपने व्यूज देने लगे। ईस्ट साइड साउथ टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। इससे क्या हुआ था, जो प्रिंट के थ्रू क्या था, लोगों के विचार पता चले कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। प्लेस हो गए, सॉन्ग्स हो गए, या फिर फेस्टिव प्रोसेशन हो गए, त्यौहार वगैरह के होते हैं। तो इससे क्या था, इसने जो है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स wrote about at length in text which only handful of educated people could read। तो क्या था, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर आए थे, तो उनके जो आइडियाज़ होते थे कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या इसमें बताया है, जब वो प्रिंट हो जाते थे प्रेस के माध्यम से, तो क्या था, जो जो शिक्षित लोग थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, उनको वो पढ़ने में आसानी रहती थी, जिससे कि वो अपने विचार दूसरों तक पहुंचा पाते थे। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या निकला इस आंदोलन का। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। लगभग 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या था, अपने आप को जो है फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, क्योंकि वैसे वो आर्मी का जनरल था, लेकिन उसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने क्या था, जो आस पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन देश थे, उन पर सब पर अपना कब्जा जमा लिया। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम। और उसने जगह जगह आसपास के इलाकों में, सारे यूरोप में उसने अपना कब्जा जमा लिया और जगह जगह अपनी डायनेस्टीज की स्थापना कर दी, अपने राज्य बना लिए। वेयर ही प्लेस्ड एम्प्रस ऑफ हिज फैमिली। जहाँ पर उसने जो है उन सारी जो जितनी भी फैमिलीज होती थी उन सबको वो अपने अपने अधिकार में उसने कर लिया। उसने सारा, मतलब ये सोचिए कि उसने सारे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को लगता था कि वो यूरोप का मॉडर्नाइजर है, यानी वो यूरोप की जितनी भी स्थिति है वो सबको बदल के रख देगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे लॉज भी बनाए, जैसे कि उसने एक लॉ बनाया था कि जो प्रोटेक्शन है प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो कैसे किया जाए। मतलब उसका कहना था कि जिसकी प्रॉपर्टी है प्राइवेट है तो उसको कोई भी नहीं छीन सकता, वो सिर्फ उसकी अपनी है। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और उसने डेसिमल सिस्टम के द्वारा, है ना, दशमलव प्रणाली जो होती है कहा जाए तो डेसिमल सिस्टम के द्वारा उसने वेटिंग का सिस्टम भी बनाया, वेटिंग और मेजरमेंट का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यूरोप में वो, फ्रांस में वो 1 किलो है, तो वो आसपास के कंट्री साइड गाँव में भी वो 1 किलो ही माना जाएगा, कि मतलब कोई कम बढ़ती नहीं होगा। मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। लोग जो थे बहुत सारे उसको एक बहुत बड़ा दार्शनिक भी मानते थे। उनको लगता था कि एक लिबरेटर है जिसने कि लोगों के लिए स्वतंत्रता को लाया है, फ्रीडम फॉर द पीपल। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्दी ही क्या था, नेपोलियन की जो आर्मी थी वो जगह जगह दिखाई देने लगी, वो लोगों पर अत्याचार करने लगी। होता है ना जब ज़्यादा वो बन जाते हैं तो नेपोलियन तो अच्छा था, लेकिन नेपोलियन की सेना हर जगह लोगों को दिखाई देती थी, वो लोगों पर अत्याचार करती थी। तो उसके बाद में ही वॉज फाइनली डिफीटेड ऑन वाटरलू इन 1815। उसके बाद फाइनली उसको वाटरलू में 1815 में उसको भी हरा दिया गया। मैनी ऑफ हिज मीजर्स दैट carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। तो क्या था, नेपोलियन भले ही मर गया था, उसकी भले ही हत्या कर दी गई थी, उसको हरा दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके जो आइडियाज़ थे, जो उसके मॉडर्न लॉज थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए थे। उसका प्रभाव आज भी लोगों के दिलों पर था। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका जो आइडियाज़ था लिबर्टी का और जो उसके डेमोक्रेटिक राइट्स थे, वो वहाँ की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माने गए, एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। उसके बाद ये पूरे फ्रांस में फैल गए और रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम। जहाँ पर जो है फ्रांस में जो था जमींदारी सिस्टम था, है ना, वेयर फ्यूडल सिस्टम। तो उसके जो ये लॉस थे वो जगह जगह पूरे फ्रांस में फैल गए। उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ यूरोप में भी 19th सेंचुरी में पूरे फैला दिए गए। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। वैसे ही चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी वीडियो को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर आपका आगे भी बहुत जगह काम आएगा। जैसे कई जगह क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग बच्चे देते हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। 10th में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा, 10th का चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट या फिर यूरोप के बारे में बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जिससे को आपको इससे आगे भी हेल्प मिलेगी। चलिए, अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।